बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि दिल से जो दुआ मांगी जाती है ना और अच्छी नीयत से मांगी जाती है वो दुआ कबूल हो जाती है, कि क्योंकि कोई ना कोई कबूलियत का वक्त ज़रूर होता है। जुम्मे के बारे में ये बात की जाती है, वैसे तो ऑनेस्टली व्यूअर्स कबूलियत का वक्त तो कोई भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमें भी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा एफ़र्ट कर रहे हैं कि आप लोगों तक पॉजिटिव और अच्छी प्रोग्रामिंग पहुँचाएँ। ऐसी प्रोग्रामिंग जो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब मिलके हमारी ट्रांसमिशंस देख सकें। तो हमें भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग तो हमारी दुआओं, हमारी दिल की धड़कनों का हिस्सा हमेशा रहते हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज ना मैंने आपसे बात करनी है आपकी ही। मैं आप सबका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम हमेशा बात करते हैं कि अवाम ये नहीं करती, अवाम वो नहीं करती, हम लोग, हम में बाय द वे हमेशा मैं भी शामिल होती हूँ क्योंकि मैं भी कोताहियाँ करती हूँ। तो होता ये है कि गलतियाँ तो इंसान से हो जाती हैं, लेकिन जब हम वही गलती बार बार रिपीट करते हैं तो फिर वो गलती नहीं, वो एक आदत या डिटाई बन जाती है। अब एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना ही। हुआ कुछ ये कि अभी जब रमज़ान ट्रांसमिशन मैं कराची में कर रही थी, तो जब वापस आ रहे थे तो उस दिन बहुत ज़्यादा सच्ची बात है अर्जेंसी की सिचुएशन थी। ट्रांसमिशन ख़त्म करते ही मेरी फ़्लाइट थी, बल्कि ट्रांसमिशन ख़त्म होने से कुछ टाइम पहले की ही मेरी फ़्लाइट थी। तो मैंने अपना शुरू का पोर्शन किया, फिर ऐसे ने कहा कि निकलो निकलो निकलो, तुम लेट ना हो जाओ। तो बस उस हावड़े में ना गाड़ी में बैठे। अब सामान इतना ज़्यादा था कि ड्राइवर भाई सामने बैठे हुए थे, बैक सीट पे भी सामान था और डिग्गी में भी सामान था। मैं फ्रंट पे भाई के साथ बैठी हुई थी। मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। हुआ ये कि मेरी सीट बहुत आगे थी और पीछे एक सूटकेस पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत ही करीब थी। और देखिए मेरी मिस्टेक है, इसमें बहाना मैं कोई क्यों बनाऊँ। मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। मैं अपने मामलात में थी, अपने बैग से चीज़ें निकाल रही थी, अपना टिकट ढूंढ रही थी, भाई गाड़ी चला रहे थे। सच्ची बात है, भाई ने थोड़ी देर के बाद मुझे कहा कि आपी जी बुरा ना मनाएं तो सीट बेल्ट प्लीज़ पहन लें। मैंने कहा है भैया, आई एम सो सॉरी। खैर मैंने सीट बेल्ट पहन ली, लेकिन कोई 10 मिनट उस गाड़ी में मैं सीट बेल्ट के बगैर बैठी हुई थी। व्यूअर्स, मुझे इतनी खुशी हुई, अब आप कहेंगे मैं पागल हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरी लॉजिक ज़रा सुने। मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई 3 दिन पहले मुझे एक तस्वीर आई कि जी 10,000 रुपये का चालान हुआ है क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। अब आप कहेंगे 10,000 रुपये के चलान पे मैं खुश क्यों हुई? इसलिए क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ऑन एयर कहती हूँ कि सीट बेल्ट ज़रूर पहने, लेकिन मैंने नहीं पहनी और मुझे उसकी फ़ौरन मौके पे सज़ा मिली। बहुत अच्छा हुआ। अब कभी ऐसा पंगा नहीं करूँगी, क्योंकि व्यूअर्स 10,000 रुपये आप कितने भी पैसे कमाते हो, चुभते ज़रूर हैं जब आपको फ़ाइन लगता है। तो एक तो मैं गवर्नमेंट को सलाम करती हूँ कि थैंक यू कि आप इस किस्म की चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं इसलिए ये बात नहीं कह रही व्यूअर्स कि आवाम के साथ कोई ज़्यादती की जा रही है। हो ये रहा है कि बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स जो पूरी दुनिया में होते हैं वो भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, छोटी गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल पे हैं। आपने अगर बाइक पे बैठ के हेलमेट नहीं पहना, अगर आप गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा 500, 600, 700 की नहीं है। 5,000 के भी फ़ाइन है, 10,000 के भी हैं, लोगों के 20,000 के भी फ़ाइन हो रहे हैं, और बिल्कुल सही हो रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि व्यूअर्स, हम लोग अनफॉर्चुनेटली जब तक सज़ा नहीं मिलती तब तक बाज नहीं आते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चीज़ का मैं आप लोगों को सलाम पेश करना चाहती हूँ वो ये है कि जब से मैं लाहौर वापस आई हूँ, मैं इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देख रही हूँ। लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, रोड पे लोग भागते हुए नहीं जा रहे जिस तरह पहले जाते थे। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो अभी भी हो रहा है और इन चीज़ों को सीधा होने में टाइम लगेगा, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, सीट बेल्ट को पहनना, बैक सीट पे भी बच्चे बड़े सीट बेल्ट में बैठे हुए हैं, बच्चों को कार सीट्स में मैं देख रही हूँ, बाइक्स पे लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। मतलब
आप लोग बहुत ही ब्रिलियंटली और बड़े ही पॉजिटिवली असूलों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और टैक्स फाइलर्स बन गए हैं। लोग टैक्सेस नहीं दे रहे थे, इतना अरसा गुजर गया, सालों साल, और लोगों को आइडिया ही नहीं था कि टैक्स फाइलर कैसे बनना है और फाइलर बन के फिर अपने टैक्स कैसे फाइल करने हैं, और ये एक्चुअली रूल है। फिर एज आर्टिस्ट हमारा तो हमेशा से, जो मीडिया के लोग हैं, हम जब काम करते हैं तो हमारा एक सर्टेन परसेंटेज कटता है एट सोर्स। जैसे मैं जो भी काम करती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे, मेरी 15% मैं टैक्स, क्योंकि फाइलर हूँ तो मेरी 15% टैक्स एट सोर्स कट जाता है। तो अगर मैं 100 रुपये कमाती हूँ तो 100 रुपये में से 15 रुपये जो हैं वो फ़ौरन ही निकल जाते हैं और फिर मुझे मेरी तनख्वाह मिलती है। तो हम लोग तो मीडिया वाले अगर ना भी चाहें तो टैक्स फाइलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो काम करते हैं वो टैक्स कट के ही हमें मिलता है और उसका हमें चालान फॉर्म मिलता है जो हम फिर आगे सबमिट कर देते हैं। सो हम लोग तो कर ही रहे थे, क्योंकि हमारा तो ये रूल ही कुछ ऐसा है, सारी चैनल्स वगैरह सब प्रोडक्शन हाउसेस, उनका ये उसूल है। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात हमारी चली रही थी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो नौकरी पेशा थे, जो एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे थे, जो कैश में पैसे पकड़ रहे थे, उन लोगों ने भी अपने आप को प्रॉपर टैक्स फाइलर बनवाया। देखिए व्यूअर्स, टैक्स देना हमारा फ़र्ज़ है एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हम लोग कहते हैं कि रोड ठीक नहीं हो रहे, ये ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हम टैक्स भरेंगे तो फिर ये सारे काम होंगे ना। हमारी गवर्नमेंट से बहुत सी डिमांड्स होती हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? पहले मैं कहती थी नहीं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मैं सलूट करती हूँ आप सबको कि टैक्सेस के मामले में, कानून को फॉलो करने में, पहले क्या होता था, कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो रोड पे ही लोग हाथापाई शुरू कर देते थे। अब फ़ौरन 15 कॉल की जाती है और पुलिस आती है। पहले अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता था तो एक तमाशा खड़ा हो जाता था। अब लोगों को पता है कि फ़ौरन 1122 आपने कॉल करनी है ताकि आएँ और अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके साथ डील करें। व्यूअर्स, इतने ब्रिलियंट और इतने पॉजिटिव किस्म के चेंजेस देख रही हूँ कि मुझे एक्चुअली लगता है कि अगर हम इसी डगर चलते रहे ना व्यूअर्स, जो हमारी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, यहाँ पे मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को एज़ ऑलवेज़ तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। देखिए व्यूअर्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कभी मुझे यहाँ पे बैठ के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हुए देखा है कि मैं इसके साथ हूँ या मैं उसके साथ हूँ या मैं इसके साथ हूँ? व्यूअर्स, मैं अपने पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं अपने मुल्क के लीडर्स के साथ हूँ, जिन लोगों को हम इलेक्ट करके इन पोजीशंस पे, इन पोस्ट पे लेके आते हैं अपने वोट डाल के। वो लोग हमारे लीडर्स हैं और जितनी देर वो इन पावर, इन गवर्नमेंट हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें। क्योंकि व्यूअर्स, अगर हम लोग अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट और अपनी ही गवर्नमेंट के साथ लड़ाइयाँ करेंगे, फड्डे डालेंगे, तो मुझे बताएं कि हम तरक्की की तरफ कैसे गामजन होंगे। देखिए, जब वो अपना काम कर रहे हैं तो फिर हम भी अपना काम करें। आप लोग कहते थे हमें नहीं कुछ नज़र आ रहा। पंजाब गवर्नमेंट, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं, मुझे बताएं, आपने आज तक इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस इतनी स्पीड में किसी मुल्क में देखें? इवन बांग्लादेश जिसने बड़ी स्पीड में प्रोग्रेस की है, वहाँ पे भी आपने इस पेस पे, इस स्पीड में चेंजेस नहीं देखे। सो व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका, जो कूड़े को कूड़े की बिन में फेंक रहे हैं, जो अगर कहीं नाइंसाफ़ी होते हुए देखते हैं तो फ़ौरन 15 को कॉल करके रिपोर्ट करते हैं। वो सब लोग जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों में नौकरी में रखने के बजाय उनको, आप लोगों ने उनके माँ बाप को या तो नौकरियां ऐसी प्रोवाइड कर दी या उनको पैसे देने शुरू कर दिए या उनके बच्चों की फ़ीसें देनी शुरू कर दी। देखिए व्यूअर्स, गवर्नमेंट अपना काम करे, आर्म्ड फोर्सेस अपना काम करें, अगर हम आवाम मिल के अपना काम करेंगे तो आई प्रॉमिस यू व्यूअर्स, हमारा मुल्क बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी एक पार्टी के साथ बना लें। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपनी लॉयल्टी अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के साथ रखें, रूल्स को फॉलो करें। अगर कोई बात आपको नहीं पसंद आती, मायूब लगती है, ज़रूर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको भी रिकग्नाइज़ करें। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू गाइस व्यूअर्स, क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें आम होनी शुरू होती हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और फिर लोग क्यूरियस होते हैं।
आप ये देखें कि जब बसंत का सारा एहतमाम हुआ इधर पाकिस्तान में स्पेशली, मतलब लाहौर में स्पेशली, तो बहुत से फॉरेनर्स आए, बाहर के मुल्कों से भी लोग आए। पाकिस्तान में इतने साल बाद बसंत हो रही है, कितना बड़ा फेस्टिवल होता था। क्यों वो आए? क्योंकि उनको लगा कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। वो उनको क्यों फील हुआ? क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। तो व्यूअर्स, अपने मुल्क की, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने घर की इज्जत को हमने बरकरार रखना है, अपना पेट लोगों के सामने नंगा नहीं करना। तो हमारा मुल्क, हमारी धरती माँ, हमने उसकी इज्जत करनी है। तो व्यूअर्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि गलत कामों की आप सपोर्ट करें, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। व्यूअर्स, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी। कल मेरा एक्सपीरियंस हुआ कैंसर केयर हॉस्पिटल जाने का। व्यूअर्स, मैं हैरान थी कि कितने प्रोफेशनल और कितने ब्रिलियंटली मतलब वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, और आवाम कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे बिहेव कर रही थी। लाइनें लंबी लंबी थी, लेकिन कोई लाइनें नहीं कट कर रहा था। हर बंदे की अपने टाइम से बारी आ रही थी, हर बंदे से प्यार मोहब्बत से बात की जा रही थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई कि माशाल्लाह, हमारे मुल्क में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है जिस पे इस स्केल पे काम हो रहा है। इसी तरह SIUT पे कितना ब्रिलियंट काम हो रहा है। अब वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आवाम भी तो ताउन कर रही है। तो जब मिल के हम लोग साथ चलेंगे तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान कामयाबी की तरफ गामजन ना हो, मज़ीद हम लोगों की पॉजिटिविटी ना क्रिएट हो। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। मेरे लेक्चर्स तो आपको पता है कभी नहीं ख़त्म होते, लेकिन प्यारी सी हमारी शेफ़ जो एक बेहतरीन होस्ट भी हैं और एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर भी हैं, शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो गुड़िया? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, जो हम ये बात करें, देखिए हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, आप लोग ये नहीं करते, आप लोग वो नहीं करते, लेकिन और आपसे मुराद हमारे व्यूअर्स भी और मैं भी और आप भी। मैंने शुरू बात इससे की कि भाई मैंने एक रूल तोड़ा, 1 सेकंड में मेरी पकड़ हुई। बिल्कुल। और मैं बड़ी खुश होके हुई। मैंने वो फाइन भी भरा, मैंने कानों को भी हाथ लगाया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो हंसे और कहते हैं लोगों को लेक्चर देती हो और खुद। मैंने कहा बेब, अल्लाह की कसम उस वक्त मैं ये और फैसल ने पता है क्या कहा कि जुगन, एक्सीडेंट्स अक्सर किसी के साथ कोई ऐसा हादसा, किसी के बच्चे को चोट लग जाए ना, वो 5-10 मिनट की किसी और चीज़ में मसरूफियत या जल्दबाजी की वजह से ही होता है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो इस उम्र पे भी मैं भी सीख रही हूँ, और हमारे जो व्यूअर्स पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, मैं तो सलाम पेश करती हूँ। आप क्या कहोगे बेटा? और हमारी बाज़-औक़ात खुद की ही जल्दी होती है, जिस तरह के सिग्नल तोड़ देना कि बस भागो यहाँ से निकलो, और सिग्नल तोड़ते तोड़ते आपका अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, और वो आपकी वो जो 1-2 मिनट वेट ना करने की वो जो गलती होती है वो आपको बहुत भारी पड़ जाती है। और इसी तरह जैसे लोग पहले गाड़ी से जाते हुए कोई भी बाहर रैपर फेंक देना, कुछ भी, कोई जूस का डिब्बा फेंक देना, अब इस चीज़ को भी लेके सब बहुत ज़रा डिसिप्लिन में आ गए कोई नहीं करता। और बाय द वे मैंने तो ये भी देखे को कोई अगर करे तो मतलब लोग बाकायदा अपनी गाड़ी आगे करके कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ऐसे ही है, बिल्कुल। क्या हरकत की है मैंने तो। और पता है सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगती है, जो मैंने देखी कि मैं कराची में ना एक जगह पे बैठी हुए ना, हम लोग क्रीक वॉक एक जगह है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि सफाई वाला बंदा जो है हर 5 मिनट के बाद गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद एक खातून चलती जा रही थी, उसके साथ उसके बच्चे थे। वो जगह ऐसी है कि बच्चे जैसा फूड स्ट्रीट टाइप चीज़ है वहाँ पे। तो एक बच्चे ने ना कोई लॉलीपॉप टाइप खा रहा था, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी, बस ऐसे करके ना बच्चा चलता हुआ जा रहा था, तो लॉलीपॉप उसने उतारी, उसने फेंक दी। उसकी माँ ने देखा, वो पीछे गई, उसने रैपर उठाया, उसने अपने बच्चे के हाथ में दिया और उसे कहा आओ, और कोई 4 फुट के फासले पे कूड़े का डब्बा था, उधर जाके उससे फेंकवाया। ऐसे है। कितनी पॉजिटिव बात है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही कि उन्होंने खुद जाके उसको उठाया, अपने बच्चे के हाथ में पकड़ाया और कहा ना बेटा इसमें डालना है। जबकि वहाँ पे जो सफाई करने वाला एक भाई था, वो हर 5-10 मिनट के बाद क्रॉस कर रहा था और जगह को साफ कर रहा था। और इसी पॉइंट पे अगर उसकी मदर अगर इग्नोर कर देती तो उस बच्चे की वही आदत बन जानी थी कि बस खाया और फेंक दिया। तो आपने ख़ुद को ही सिखाना होता है और अपने साथ अपने बच्चों को भी सिखाना होता है। ये नहीं होता कि हम कंप्लेन करते हैं कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। पहले आप खुद तो ठीक हो जाएं, फिर आप किसी को ब्लेम भी करें।
बिल्कुल सही। तो ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब हम वापस आएंगे तो किचन में कुछ मज़े की लाइट और कुछ रिफ्रेशिंग भी इस लिहाज से कि टी टाइम स्नैक्स या लंच बॉक्स के अंदर के स्नैक्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं बहुत ही ब्रिलियंट शेफ कनीज़ फातिमा के पास, जो बड़ी फनकारियाँ कर रही हैं। क्या कर रहे हो बेटा? आज हम बना रहे हैं आलू चिकन के कटलेट और साथ में दही बल्ले। यम। यस। तो मेरे ज़िम्मे कुछ तो लगेगा। यस, आप कटलेट को फ्राई करेंगी। मैं कटलेट्स को फ्राई बिल्कुल। ओके, वो इसमें फ्राई करने हैं? हाँ जी, इसमें फ्राई करने हैं। ये क्या हम फनकारी कर रहे हैं? और ये हमने बनाए हैं भल्ले माश की दाल के। और वो बने हुए हैं ऑलरेडी, ये और भी हमने करने हैं फ्राई? भल्ले नहीं, वो बने हुए, उनको मैंने पानी में सॉक कर दिया था और वो जो पकौड़ियाँ या बूंदियाँ जो भी आप कहते हैं उसको भी मैंने सॉक करके रख दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सही। तो हाँ अब कटलेट्स मेरे कहाँ हैं? कटलेट्स आपके ये पड़े हैं, आप इसको अपने साइड पे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसकी कोटिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है अंडे, जो कि हैं 5 अदद। अच्छा, अभी ये कोटिंग होनी है इनकी? हाँ जी, कोटिंग होनी है। ले, तो मैं अभी फ्राई करने के लिए खड़ी हो गई हूँ क्यूट बन के। हेलो वापस। कोटिंग होनी है अभी। अच्छा अच्छा, चले। हाँ जी, कोटिंग होगी अंडे के में और ये ब्रेड क्रम्स अच्छा, के पहले साथ। तो फिर ऐसा करो कि उनको कोट करके मुझे दे दो, मैं फ्राई करती हूँ, उसके बाद हम इनके साथ बाकी की पूरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना? सो व्यूअर्स, आज के हमारे मेन्यू में चिकन एंड आलू के कटलेट हैं, दही बल्ले हैं, उसके अलावा हम इमली की चटनी भी बनानी सिखाएंगे। इमली की चटनी बनी हुई है वो, लेकिन मैं आपको उसका मेथड बता दूंगी। हाँ, बताना इसलिए ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इमली की चटनी जो है आजकल हर बंदा जो है ना वो जाके मार्केट से ख़रीद रहा है, और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मार्केट से ख़रीदी हुई का वो वाला टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल नहीं है। वो अजीब सा ना एक उसका आफ्टर टेस्ट केमिकल टाइप का आ रहा होता है। ऐसे ही है। सो मुझे तो वो वाली बिल्कुल नहीं पसंद। जाहिर है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो वो उसका टेस्ट क्योंकि यार काफी इमली की अरसे चटनी अगर आप नॉर्मली रखें तो वो कभी भी इतनी ज़्यादा ना लंबा टाइम लास्ट नहीं करती, वो ख़राब हो जाती है। ऐसे मैं ज़रा सा सॉल्ट डाल दूँगी एग के अंदर, हाँ जी। ताकि हमारा, क्योंकि ब्रेड क्रम में तो ऑब्वियसली सॉल्ट नहीं होता है, तो जब आप नहीं, अंडा मैंने सॉल्ट डाला हुआ है ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम में और ये डाल, ब्रेड क्रम भी होममेड है। घर के बने हुए, ठीक है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना, बस इतना डालना है कि आपका अंडे में भी हल्का सा नमक का फ्लेवर आ जाए, क्योंकि वो जो सारे लेयर्स हैं अगर वो फ्लेवर्ड नहीं होते ना तो फिर वो वाला, आपकी जो सीजनिंग होती है ना वो अगर ऑन पॉइंट नहीं होती तो वो बहुत चीज फिर लोग कहते हैं यार रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर नहीं आया, तो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर तो फिर नहीं आएगा ना। ऐसे ही है। हाँ, तो आपने पहले इसको अच्छे से डिप करके इसको ब्रेड क्रम में डाल देना है। ठीक है। इसकी कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए। अंडा जो है वो ऑब्वियसली इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। आप बाज़ार के बने हुए भी ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं और घर के बने हुए भी कर सकते हैं। घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स का तरीका बहुत इजी है। आप ब्रेड को ले लें, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसके अंदर आप चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इसको डाल के आप किसी भी नॉन स्टिक पैन में डाल के उसको अच्छे से, आपने जैसे हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं ना, उसी तरह समझे आपने इसको टोस्ट करना है। That's it. टोस्ट करके ब्रेड टोस्ट करना है। टोस्ट करके जब वो ठंडा होगा ना तो वो आपको वो एक जो क्रंच फील होता है ना ब्रेड क्रम का, वो एग्जैक्ट वही टेक्सचर आएगा उसका, उसके बिना नहीं आएगा। बिल्कुल सही। और एक दफ़ा आप इसकी कोटिंग कर लेते हैं ना, हाँ, तो वो और फिर इसको आप कोट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। अमेजिंग। जी। इससे बेहतर सोल्यूशन क्या है? मतलब आपका कोई काम ही नहीं पीछे रह जाएगा। कोट किया, उसको फ्रीज कर दिया, कोट that's it. किया, फ्रीज कर दिया। अच्छा, मैं ये जब तक फ्राई कर रही हूँ आप अपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट की तरफ भी आ जाओ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये आलू कटलेट के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो इसमें डले हुए हैं। तो जो उसमें आलू हैं उबले हुए वो हैं 2 किलो, प्याज है 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्टी, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 2 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच,
तंदूरी मसाला 2 खाने का चम्मच, ब्रेड क्रम्स 1 कप, अंडे 2 से 3 अदद कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप कोटिंग के लिए, तेल फ्राई के लिए। दैट्स इट। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आपने जो आलू हैं उसको मैश कर लेना है। मैश करके जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं उसको आपने इसके अंदर अच्छे से ऐड कर लेना है। ऐड करके आपने प्रॉपरली इसको अगेन मैश करना है और मैश करके आप जो भी इसको शेप देना चाहें, इस तरह से बॉल्स बनाने हैं या नगेट वाली आपने शेप देनी है, इट्स टोटली अप टू यू। और इसको आप इस तरह कोट करके रख दें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी शेफ़ ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करना है। ये देखें कटलेट्स आपके तैयार हो गए, थोड़ा सा और ओवर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ कुकड है। आपने सिर्फ जो ब्रेड क्रम्ब है मेन उसका कलर आने की देर है, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं आपने कुछ करना। और हाँ, इसके अंदर जो चीज़ है वो ऑप्शनल है। हाँ। अगर आपके पास है या अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, इसका मज़ीद जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाएगा। तो मेरे पास थी तो मैंने इसके अंदर वैसे ऐड कर दी। और ये देखिए आपका एक कटलेट जो है वो ऑलरेडी तैयार हो भी हो गया। बातें करते करते ही आप लोगों से, और देखिए ना मिक्सिंग है और उसके बाद हाँ, सर्विंग है। दैट्स इट। इसको आप केचप के साथ सर्व करें या कोई डिप के साथ सर्व कर दें। अगर कोई चटनी के साथ खाना चाहता है, इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आपको जैसे अच्छा लगता है। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा तरीका है बिकॉज आलू के कटलेट्स अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। हाँ जी, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक डीप छोटे पैन के अंदर बेशक कम मिकदार में फ्राई कर लें, बिल्कुल। बिकॉज फिर ऑयल भी आपका कम वेस्ट होता है। क्योंकि जब आप बड़े पैन में डीप फ्राई करेंगे और वो अक्सर इसलिए भी टूट जाता है, हम बॉयल होने के बाद ना आलूओं को उसी गर्म पानी में रहने देते हैं। मतलब हम 10 से 15 मिनट बाद कहते हैं अच्छा अभी इसको पील ऑफ करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर बाद भी करना चाह रहे हैं तो वो जो आलू उबले हुए हैं उनको आप अच्छे से स्ट्रेन कर लें, क्योंकि वो जो पानी होता है ना वो फिर बॉयल आलू के अंदर चला जाता है और वो उस तरह से आलू का टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर जब आप उसको मैश करते हैं आपसे आलू हैंडल नहीं होता, और आप जब उसको इस तरह शेप देने की कोशिश कर रहे होते हैं या फ्राई करते हैं तो वो तब टूटता है। और अगर इनकेस ऐसा कुछ हो भी जाए तो इस पॉइंट पे आप कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि आलू इटसेल्फ बहुत ड्राई होता है तो वो अच्छे से बाइंड हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट रेसिपी है हमारे दही भल्ले, जो कि मोस्टली सबके ही फेवरेट होते हैं। तो इजी रेसिपी है काफ़ी, और जो हमें इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पकौड़ियाँ 150 ग्राम, आलू 3 से 4 अदद, दही 1 किलो, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, टमाटर 1 अदद। इमली गुड़ की चटनी के लिए इमली 1 कप, गुड़ आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 2 अदद। हरी चटनी के लिए पुदीना 1 तिहाई कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। अब ये जो दही भल्ले हैं इसके अंदर जो भल्ले हैं कोई आप इसमें भल्ला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी माश की दाल का या मूंग की दाल का भल्ला है तो वो भी आप यूज़ कर लें, ये ऑप्शनल है। आपने पकौड़ियों को इस तरह सोख करके रख लेना है और उसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है कि उसका पानी निकल जाए। और दूसरी तरफ जो दही भल्लों की जो मेन चीज़ होती है वो होती है उनकी चटनी। अगर वो चटनी नहीं मतलब उस फ्लेवरफुल होगी तो उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो आपकी चटनियाँ होनी चाहिए उनका जो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। तो इसमें हम जो इमली की चटनी यूज़ कर रहे हैं उसका ये मेथड है कि आपने इमली को अच्छे से पका लेना है। इमली को पका के आपने उसके अंदर गुड़ डालना है, और जितने मैंने आपको स्पाइसेस बताए गए हैं जिसमें है ज़ीरा है, नमक है, हरी मिर्च है, और उसके बाद जो इमली की जो गुठलियाँ होती हैं वो आपने निकाल के जो उसकी ऊपर वाली जो स्किन होती है वो आपने उसके अंदर ही रहने देना और उसको अच्छे से एक दफ़ा ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करेंगे वो आपकी एक बिल्कुल इस तरह से स्मूथ सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आपको उसको थिक करने के लिए कोई भी थिकनिंग एजेंट भी नहीं डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरे ही तरफ हमारे पास है पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी भी बहुत सिंपल है, पुदीना धनिया की चटनी है। इसके अंदर आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, नमक, ज़ीरा, दैट्स इट, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अच्छे से ब्लेंड करें, और जो पानी है वो बिल्कुल उतना डालना है जितने में आपको पता है कि आप अपनी ग्राइंडर चलाएंगे और वो चल के अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, और उसका भी जो ये टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। दैट्स इट, बिल्कुल। और दही है, दही में आप नमक डालें, उसको अच्छे से बीट करके उसको रख लें ताकि जो उसका भी टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए। अब जो ये ब्रेड क्रम्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अब हम अपने दही बल्लों को असेंबल करते हैं। भाई ये देखें ना आप अपने कटलेट्स व्यूअर्स, मैं सिर्फ ये दिखाना भी बिल्कुल रेडी हैं।
इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है तो कोई भी कटलेट टूटा नहीं, खराब नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। भाई सारी मेहनत करने के बाद अगर बनाई हुई चीज़ ने टूट ही जाना है तो फ़ायदा टूट क्या। जाता है वो, फिर जब आप बाइट लेते हैं अंदर वो जो ऑयल के से पारे होते हैं वो आपकी चीज़ को तबाह बर्बाद करते हैं। अच्छा, अब दही बल्ले आपने किधर असेंबल करना है? अब दही बल्लों के लिए ये रही डिश। हाँ जी, मोस्टली तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी डिश को नीचे से भी साफ कर लेना, जब सर्व करेंगे तो वो नीचे से सारा वो लगा हुआ ये लीजिए जी। हाँ, डन। इसको हम 2 पोर्शंस में बनाएंगे क्योंकि जो क्वांटिटी है वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा है। और दही बड़े तो वैसे भी जब बंदा घर में बनाता है तो वो ज़्यादा इतने नहीं एक्स्ट्रा बनते बन हैं। जाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि घर में बना रहे हो तो थोड़े से हमसायों के लिए भी ना और वो आप ना भी चाहो ना वो अल्टीमेटली ज़्यादा बन ही जाते हैं। बन ही जाते पता हैं, नहीं तो जरा कैसे। सा आप एक्स्ट्रा बना लें। वही वाली बात ना कि 3-4 हमेशा हम कहते हैं लोगों के लिए आसानी ये वो ऐसे व्हाटएवर, है। बट वैसे भी वो कहते हैं ना तोहफे देने से प्यार बढ़ता है, बिल्कुल। नहीं तो कहा भी जाता है। और ये दही बड़े भी हाँ जी बिल्कुल, ये भी ये माश की दाल के हैं, बहुत इजी हैं ये भी रखते हैं। जी ये भी रख दें। ये लो, बड़े भी आ गए। और ये कैसे बनाए हैं? ये बने बनाए थे? माश भले नहीं, ये मैंने खुद बनाया। ये कैसे बनते ये ऐसे बनते हैं। ये तो है पहले माश की दाल के, माश की दाल को आपने 8 से 9 घंटे यहाँ इसे सॉक करना है, ठीक है। या अगर 3-4 घंटे हैं तो भी ठीक है। माश की दाल को आपने किसी भी ग्राइंडर में डाल के उसके अंदर आपने अजवाइन, ज़ीरा, नमक और काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स, उसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करके उसका एक बहुत स्मूथ और फाइन टेक्सचर बन जाएगा। और आपने उसको एक पानी में, मतलब रूम टेम्परेचर में पानी लेना है और बाउल के अंदर, और उसको एक स्पून डाल के देखना है। अगर तो वो आपका जो बैटर होगा वो उस पर फ्लोट कर रहा होगा ना, तो वो जो फ्लोट कर रहा होगा इसका मतलब है आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। उस पॉइंट पे आपने ऑयल के अंदर उन्हें फ्राई करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है कि अगर आप इसको स्टोर करना चाह रहे हैं। और फिर जब भी आपका दिल करे आपने उबले हुए पानी में उसको उबाल के उसको आपने नीचे से फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको आपने सॉक कर देना है कोई 10 से 15 मिनट के लिए। और बाद में इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके आप इसको इस तरह असेंबल कर सकते हैं। वंडरफुल। इसकी दही फुल्की भी बन सकती है, दही बल्ले भी बन सकते हैं, तो जो आपका दिल चाह रहा हो। हाँ, ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन की है कि फुल्कियाँ भी डाली और माश के दाल के भल्ले भल्ले भी भी डाले हैं। वो मतलब फ्लेवर्स डिफरेंट आ जाते हैं। बिल्कुल। ये हम डाल रहे हैं चाट मसाला चाट मसाला डाल रहे हैं क्योंकि जो नीचे वाली लेयरिंग है उसके अंदर भी ज़रा मसाले होने और चाहिए। फ्लेवर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये दही में क्या क्या है? बस दही नमक? में सिर्फ नमक है और उसको बस मैंने अच्छे से हैंड से बीट किया। बिल्कुल। दैट्स इट। वेरी नाइस। अच्छा, दही ना जैसे कि उन्होंने थोड़ी सी लिक्विड ही छोड़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि इतनी गाढ़ी कर दही देते हैं। डाल देते हैं अगर कि बहुत गाढ़ी है आप नमक कह रही सॉरी पानी डाल या के उसको दूध डाल अच्छे से लें। दूध डाल के उसे बीट कर लें ताकि जो उसका ये जो टेक्सचर है ऐसे आए बिल्कुल। ठीक। बहुत गाढ़ी होगी क्योंकि वो जो पकौड़ियाँ हैं उन्होंने अभी इसको अभी एब्जॉर्ब करना है। वो पहले है। बहुत थिक होगी तो वो आपके बहुत अजीब से जुड़े जुड़े दही बल्ले बनेंगे, वो एक उसकी लुक नहीं आएगी। इस पॉइंट पे आपने डाल देनी है चटनियाँ। ये अच्छा, है मैं इमली पता है की क्या चटनी। करती हूँ? मैं चाट मसाला और सारी चटनियाँ एक लेयर नीचे डाल के फिर ऊपर से और फुल्कियाँ, एक फुल्कियों की लेयर डाली, उसके ऊपर थोड़ा सा ये डाला, बीच में ये डाला, थोड़ी सी दही डाल के उसके बाद फिर ऊपर से मैं दही डालती हूँ ताकि वो ज़रा ज़्यादा योगर्ट वाला हो जाए। क्योंकि अगर कम योगर्ट हो तो वो उस फील तरह नहीं से आती। मज़ा नहीं आता। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। फील भी नहीं आती, टेस्ट भी नहीं आता। ऐसे ही है। अच्छा। और ये रही हमारी पुदीने की चटनी। ये ज़रा स्पाइसी होती है तो इसलिए आप बहुत असेंबल ज़्यादा नहीं डालना। कम डालें क्योंकि बाद में जिसको डालनी होगी आप वो सर्विंग के दौरान साथ रख देना। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा नहीं शौक से खाता बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा स्पाइस। ये अब आपने ऊपर से थोड़े से वेजिटेबल्स डाल लें। प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, यू नो। बट ये बात है कि जो वेजिटेबल्स है ना वो बिल्कुल सर्विंग से पहले डालनी है। अगर आपने बहुत पहले डाल दी तो वो पानी छोड़ देती हैं, तो वो फिर ऐसे ही है। उसके अंदर भल्लों में भी पानी, उसमें भी पानी, तो वो बहुत ज़्यादा ना लिक्विड वाटरी हो जाता है। और फिर उसके बाद एंड में
अगर आप पापड़ी डालना चाहते हैं तो ऊपर से डाल दें। वरना जब आप सर्व कर रहे हैं तभी डालें, वरना वो भी बहुत सॉगी हो जाती हैं, उसकी भी वो फील बिल्कुल भी नहीं रहती। और इस पॉइंट पे हम हल्का सा चाट मसाला अगेन डालेंगे और ऊपर हम पापड़ी डाल के इट्स रेडी। और ये जो पापड़ी है ये भी आप घर पे बना सकते हैं। टमाटर डालेंगे कि नहीं? टमाटर हर किसी को पसंद नहीं होते, हाँ, तो उसको आप अलहदा ही सर्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। और अब ये देखिए ना, ये अब आपका बन गया है रेस्टोरेंट स्टाइल, रोड साइड स्टाइल ऐसे ही ऑफ है। दही बड़ा। दही भल्ला, पापड़ी चाट, जो भी आप इसको ज़्यादा पापड़ी डाल देंगे तो पापड़ी चाट बन ये जाएगी। देखिए ना, वो भी तैयार हो गया, साथ में आपके आलू के कटलेट भी तैयार हो गए। टी टाइम है, अगर आपको मेहमान आ रहे हैं, ये 2 चीज़ें आपने सर्व कर दी, साथ में आपने कोई बिस्किट रख दिए या कुछ मीठा तैयार कर लिया, फ्रूट सैलेड बना के रख दिया, तो बड़ा एक बेहतरीन टी टाइम स्नैक्स बन जाता है। आपकी हाई टी का एक प्रॉपर मेन्यू रेडी नहीं हो जाता है। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे चेस की। चेस एक ऐसी गेम है जो इंसान के दिमाग की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। ये कहा जाता है कि यंग बच्चों को अगर आप चेस खिलाएं तो आगे जाके उनको लाइफ में बहुत फ़ायदा होता है, एकेडमिकली भी, पढ़ाई के मामले में। तो चेस के कुछ बहुत ही ब्रिलियंट, एक 11 साल की बच्ची, बल्कि 2 यंग लोग हमारे साथ हैं, 11 साल की, एक 9 साल की, और साथ में उनकी जो क्या है उसका नाम, जो कोच हैं, जो फेडरेशन के हेड हैं चेस फेडरेशन के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिन ब्रिलियंट यंग लोगों की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो तो अब हमारे पास हैं। हमारी 2 ब्रिलियंट यंग हीरोइंस हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे 2 लम्हे के बाद। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कराना है उस पर्सनालिटी का जो इन बच्चों को प्रमोट भी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम है चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ऑल्सो ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर हैं और इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और बाय द वे बहुत जल्द इंशाल्लाह PhD इनकी मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर हम इनके नाम के साथ डॉक्टर भी लगा लेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने तो शेयर कर दिए। इंशाल्लाह जब आपको कुछ महीनों के बाद बुलाऊंगी तो इंट्रोडक्शन ज़रा डिफरेंट होगा। और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी और आपको दाद भी देना चाहूँगी कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे इंसान को कामों से और लाइफ की मसरूफियत से फुर्सत नहीं मिलती और इतने मेजर काम उसके साथ साथ आप कर रहे हैं, रनिंग अ फेडरेशन इज़ नॉट ईजी, और उसके साथ साथ डूइंग योर PhD, सर आई सलूट यू। देन वी हैव विद अस बड़ी ही प्यारी, ब्रिलियंट और टैलेंटेड कायनात आबिद। कायनात हमें बताएंगी कि वो कितने सालों की हैं और कब से चेस खेल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। जान बताओ, किस क्लास में हो, कितने सालों की हो? मैं ग्रेड 6 में हूँ और मैं 11 इयर्स की हूँ। और चेस कब से खेल रही हो बेटी? मैं चेस खेल रही हूँ जब से मैं 8 साल की थी। सो अबाउट 3 इयर्स। जी। अच्छा, इनके साथ बैठी हैं अमल आबिद, जो हमें ख़ुद बताएंगी कितने सालों की है। अस्सलाम वालेकुम अमल। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने सालों के हो बेटे, कौन सी क्लास में हो? मैं 9 इयर्स की हूँ और मैं ग्रेड 4 में पढ़ती हूँ। और आपने चेस कब खेलनी शुरू की जान? मैंने खेलनी शुरू की जब मैं 7 इयर्स थी। सो आपको 2 इयर्स हो गए? जी। राइट, ओके। अब बच्चों से उनके एक्सपीरियंस की बात करने से पहले सलीम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चेस एक ऐसी, जिस तरह हम घरों में नॉर्मली लूडो खेलते हैं या हम नॉर्मली स्क्रैबल खेलते हैं या मोनोपोली खेलते हैं, तो मतलब कैरम बोर्ड भी खेल लेते हैं, बैकगैमन तक भी बात चली जाती है, लेकिन जब चेस की बात आती है तो ये ज़रा मुश्किल गेम भी है और हर बंदा खेल भी नहीं पाता। लेकिन सुना है कि चेस खिलानी चाहिए और स्पेशली यंग एज पे खिलानी चाहिए, तो कुछ हमें चेस के बारे में बताएं एज अ गेम, क्योंकि आपकी रिसर्च भी इस पे है। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो चेस है ये एक, अगर आप सिंगल लाइन में इसको डिस्क्राइब करें तो चेस फॉर ऑल एक सिंपल स्लोगन है, जिसमें देयर इज़ नो रिलीजियस
कोई भी उसमें नहीं है, बैरियर नहीं है, एज बैरियर नहीं है, किसी भी तरह से डिसेबल्स भी खेल रहे हैं, ब्लाइंड्स भी खेल रहे हैं। तो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली यूथ के साथ बहुत से इनिशिएटिव्स हमने किए, जिनके इवेंट्स कंडक्ट करने के बाद नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत सी पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स भी हमने दी माशाल्लाह से। लास्ट ईयर हमारी जो स्कूल टीम चैम्पियनशिप थी वो वाशिंगटन में पार्टिसिपेट करके आई और पाकिस्तान की टीम ने 19th पोजीशन उसमें ली, पूरी दुनिया के स्कूल्स उसमें आए हुए थे। सो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी, इस साल भी पाकिस्तान की स्कूल टीम चैम्पियनशिप हुई जिसकी विनिंग टीम इंशाल्लाह अप्रैल में कज़ाकिस्तान पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। सो चेस के हवाले से मैं थोड़ा और, तो चेस सिर्फ आपको चेस नहीं सिखाती, जो आपके डेली वर्क्स होते कोई हैं, गेम नहीं है। एग्जैक्टली। सो चेस जो है ये आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर भी आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। जैसे आपने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करना है, आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो है वो आपकी डेवलप हो रही होती है। सो डिसीजन और ठीक डिसीजन करना। सो चेस आपको साइमल्टेनियसली चेस भी सिखा रही होती है और आपको जो डेली लाइफ के अंदर जो आपकी रूटीन्स हैं वो भी आपको एनालिटिकल जो है आपके वो भी आपकी इन्हांस हो रही होती हैं। सो साइमल्टेनियसली डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ साथ जो चेस है वो हमें हमारी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही होती है। सो चेस जो है वो एक माइंड थेरेपी भी है बेसिकली। माइंड थेरेपी है। और व्यूअर्स, अगर आपने अगर बच्चे, मैं ये कहूँगी कि अगर फोकस में उनको प्रॉब्लम है, अगर डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को ADHD है, तो ये एक बड़ी ही ब्रिलियंट स्पोर्ट या एक्टिविटी, बल्कि सिर्फ स्पोर्ट कहने का मतलब ऐसे लगता है कि जैसे खेल है। इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और एक तरीका है अपने दिमाग को रीमोल्ड करने का और उसको एक सर्टन तरीके से बड़े फोकस्ड अंदाज में आगे लेके चलने का। तो कायनात, आपने चेस जब खेलनी शुरू की तो क्यों खेलनी शुरू की, ये हुआ कैसे? वैसे मेरा कोई पैशन नहीं था चेस का इन द स्टार्ट। जैसे जब कोविड टाइम से आई डिडंट हैव अ पैशन फॉर चेस एट दैट टाइम। तो मेरे क्लासमेट्स खेलते थे थोड़े से इन ब्रेक, नॉर्मली ऑनलाइन विद ईच अदर। सो अ फ्यू इयर्स लेटर मुझे पता चला कि द फर्स्ट टाइम जब मैंने चेस खेली वाज इन अ लेसन एट स्कूल, एंड द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग इट वाज व्हेन माय क्लासमेट्स आल्सो स्टार्टेड विनिंग सम कॉम्पिटिशंस। लेकिन जान सीखा कैसे? देखो चेस कोई आसान गेम तो नहीं है सीखनी। इट्स नॉट लाइक आपने डाइस फेंकी लूडो की और 4 स्टेप्स आगे चले गए, राइट? चेस में को तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जी, हमने बोर्ड की एनालिसिस करनी होती है गेम के विद इन। तो वो किसने समझाया आपको? वैसे समझ आ जाता है जब हम खेलना शुरू हो जाते हैं, फिर समझ आ जाता है हमें। अच्छा, यानी कि खुद ही सीखा? जी। ये नहीं है कि घर में अब्बा खेलते थे, अम्मा खेलती थी या कोई उनको फैमिली? नहीं आता। सो देन ये जो फेडरेशन का हिस्सा बनी वो कैसे बनी? ये कैसे हुआ? जैसे जब हम खेलना शुरू होते हैं फिर हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कैसे गेम होती है, डिफरेंट टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा मूव्स होते हैं उसमें। तो अगर आपने कोई चेस लेजेंड या अ पर्सन हु वांट्स टू नो चेस बनना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले इट, एंड लाइक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजीज विल वर्क इन विच सिचुएशन, एंड यू नीड टू नो हाउ टू डू बोर्ड एनालिसिस। अमेजिंग। आप बताएं अमल, आपका चेस की तरफ इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आप दोनों बहनें हो, राइट? जी, उसने मुझे सिखाया था। पहले उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। पहले मुझे भी नहीं पैशन था, लेकिन जब उसने खेलना शुरू किया फिर उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि चेस बहुत इंटरेस्टिंग है और फ़न है। तो मैंने जब ट्राई की, मैंने एक गेम की और मैं इतना इंस्पायर हो गई थी कि इतना फ़न है। तो फिर मेरा पैशन आ गया था। तो आप ही खेलते हो या आपकी फ्रेंड्स भी खेलती हैं जैसे इनकी फ्रेंड्स खेलती थी? मेरी फ्रेंड्स भी खेलती हैं लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा अच्छा आप खेलते हो, राइट? जी, लेकिन एक क्लासमेट है जो मुझे बीट कर देता है। अच्छा, क्या वो भी फेडरेशन का हिस्सा है? नहीं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से उसको भी देखना चाहिए सर।
जी बिल्कुल। बट मुझे basically, ये बताइए कि ये बच्चे फेडरेशन का हिस्सा कैसे बने? क्योंकि फेड- देखिए ये तो समझ आ गए कि बच्चे खेल रहे थे, पेरेंट्स ऑब्वियसली बच्चों को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर इनके पेरेंट्स इनको ना, इनकी मदर ना इनको इतना सपोर्ट करती तो बच्चे कहाँ इस स्टेज पे पहुँचते, राइट? लेकिन मेरा पॉइंट ये कि खेलने से प्रोफेशनल चीज़ कैसे बनी? देखिए कंपेटिटिव चेस भी दुनिया क्योंकि के अंदर- फेडरेशन का हिस्सा बन जाए तो आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए। एग्जैक्टली। सो कंपेटिटिव चेस भी दुनिया में बेसिकली है। सो फेडरेशन क्या करता है कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम नेशनल लेवल के इवेंट्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो आप स्कूल्स के साथ एफिलिएट होते हैं, वो कैसे होता नहीं, है? वो बेसिकली ओपन अनाउंसमेंट्स होती हैं, स्कूल्स को इनवाइट्स जाते हैं, स्कूल्स फिर उसमें अपने स्कूल के जो भी चेस बेस्ट प्लेयर्स हैं उसमें उनकी इनरोलमेंट्स होती हैं, और फिर जो उसके विनर्स हैं, जो टॉप रैंक जो उसमें हासिल करते हैं चैम्पियनशिप्स के अंदर, वो फिर नेशनल कलर्स के, आपने देखा है कि अमल आबिद और कायनात आबिद माशाल्लाह दे वेयरिंग ग्रीन ब्लेज़र, पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर दी नेशनल चैम्पियंस अपने एज ग्रुप्स के अंदर। सो फेडरेशन अपने एज ग्रुप्स में चैम्पियनशिप्स कराता है, अंडर 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। Okay. सो मेल एंड फीमेल ये टोटल 12 कैटेगरीज बनती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि कभी कभी जब इंटरनेशनली चैम्पियनशिप्स हो रही होती हैं तो एक 16 साल का बच्चा बैठा हुआ है, एक 8 साल का बैठा हुआ है और एक 60 साल के अंकल बैठे हुए हैं और सब आपस में खेल रहे हैं और वो एक इंटरनेशनल फोरम पे कंपटीशन चल रहा है। यस, सो बेसिकली एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिर एज कैटेगरी से आप बाहर निकल जाते हैं। एग्जैक्टली वो ओपन कैटेगरीज के इवेंट्स होते हैं जिसमें रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें कोई एज बैरियर नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिफरेंट इवेंट की क्लासिफिकेशंस हैं, यूथ भी है, जूनियर चैम्पियनशिप्स भी हैं, ओपन कैटेगरीज भी हैं। सो ओपन कैटेगरीज में आपको एक बहुत नाइस मिक्सचर, आपको 80 इयर्स ओल्ड प्लेयर भी मिल रहे होंगे और एक 10 से 12 साल का प्लेयर भी खेल रहा होगा। अच्छा, बट देखें फेडरेशन तो अपनी जगह अपनी चीज़ करी है। अब बेटा क्या आप सीख रहे हो किसी से या खुद ही कर रहे हो? जी मेरे कोई कोचेज़ आते हैं घर तो मुझे थोड़ा सा सिखाते हैं थोड़ा बड़ा, लेकिन मैं नॉर्मली ऑनलाइन खेलती हूँ बाय माई सेल्फ अगेंस्ट एन अपोनेंट विच मैचेस माई रेटिंग, तो देन आई लर्न। लेकिन मैं बेटा देखो मज़ीद स्ट्रैटेजी सीखना और चीज़ें करना उसकी गाइडेंस कहाँ से आती है? वो तो कोचेज़ कराते हैं मुझे, Coaches नेमली कोचेज़ एंड माई मदर, वो मुझे बहुत और support कितनी करती हैं। कोचिंग और अम्मी मतलब टाइम कितना देती हो डेली आप चेस को? नॉर्मली 1 to 2 hours। एवरी डे? जी आप कितना टाइम देते हो चेस को मानो? मैं 1 या 2 आवर लेती हूँ हर रोज़? जी। समटाइम्स मैं ऑनलाइन भी खेल लेती हूँ और जब कोई फ्री नहीं होता बोर्ड के लिए। अच्छा, दोनों की रेटिंग में क्या फ़र्क है? क्या आपस में खेल सकते हो? जी हम आपस में खेल सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन होता है रीचेस में हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेते हैं और या हम फिजिकल बोर्ड पे भी खेलते हैं। फिजिकल बोर्ड पे भी खेलते हो? तो सर चेस की ये जो मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अब देखिए नेशनल लेवल पे तो हो रहा है और आप इंटरनेशनली भी अरेंज करें, बट इंटरनेशनली कनेक्ट करना कितना मुश्किल होता है? जैसे अभी कजाकिस्तान का आप कह रहे हैं वो तो Yes. होगा ये अभी अप्रैल में ना? जी जी, next अप्रैल में month। इंशाल्लाह टीम जाएगी इसमें। तो ये मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, अरेंज करना? सम टाइम क्योंकि अमेरिका के दूसरे कोने में हो रहा होता है, कभी जर्मनी Exactly. में हो रहा होता है चेस का, कभी कभी इंग्लैंड में हो रहा होता है, मतलब पूरी दुनिया में हो रहा होता है। जी बिल्कुल, फेडरेशन की तरफ से ये होता है कि इंटरनेशनली, क्योंकि हमारी जो चेस फेडरेशन पाकिस्तान है ये एफिलिएटेड है विद वर्ल्ड चेस फेडरेशन, और फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन की तरफ से इस तरह के जो वर्ल्ड लेवल के जो रिकग्नाइज इवेंट्स होते हैं उनके इनवाइट्स आते हैं फेडरेशन को, फिर फेडरेशन उसके अकॉर्डिंगली हंट करते हैं द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द पाकिस्तान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो प्लेयर सेलेक्ट होते हैं एक फेयर स्क्वायर तरीके से, जो बेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन चैम्पियनशिप्स में। जस्ट टू गिव यू अ हाईलाइट व्यूअर्स, अगर हम कायनात की बात करें तो कायनात आबिद गॉट अ गोल्ड मेडल यूथ चेस चैम्पियनशिप 2025 अंडर 10 की कैटेगरी में। Yes. देन सिल्वर मेडल इनको मिला नेशनल यूथ चेस चैम्पियनशिप 2026 में अंडर 12 में। देन सिल्वर मेडल मिला नेशनल यूथ चेस चैम्पियनशिप में 2024 में अंडर 10 में। एंड देन गोल्ड मेडल मिला इन्हें इंटर चेस चैम्पियनशिप 2026 में, Yes. राइट, इंटर स्कूल। यस तो कायनात इसके मतलब आगे का क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहती हो? आई बिलीव इन बैलेंसिंग मतलब चेस एंड लाइफ, बाकी जी, चीज़ें भी, जी। सिर्फ चेस की नहीं बात करी।
आई बिलीव इन बैलेंसिंग एकेडमिक्स एंड एक्टिविटीज़ लाइक चेस। तो पहले मेरा प्लान होगा, मैंने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक MIT और हार्वर्ड। You want to go to an Ivy League university? जी, ठीक है, and then इंशाल्लाह। afterwards when I come back I want to start my own business in tech, and then I will find every opportunity, जो मेरे पास opportunity मिलेगी चेस खेलने की, मैं चेस खेलूँगी और मैं competitions में भी participate। यानी दोनों चीज़ें साथ लेके चलोगी, तो टेक फील्ड में जाओगी, अपनी इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करोगी, MIT, हार्वर्ड, व्हाटएवर जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर से पढ़ने का प्लान है। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी से आपको नवाजे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो बड़ी हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर की होती हैं उनमें दाखिला जो है सिर्फ ग्रेड्स पे होता है। एक्चुअली सिर्फ ग्रेड्स पे नहीं होता। इवन अगर आप एक बहुत ब्रिलियंट स्क्वाश प्लेयर हैं तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में, येल में, उधर अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करते रहे तो उसके बेस के ऊपर भी आपका दाखिला हो जाता है और कभी कभी फुल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्यूअर्स कि करोड़पति या अरबपति होना ज़रूरी नहीं है इस मामले में। आप एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं या एक नॉट इवन मिडिल क्लास फैमिली, आपके अच्छे ग्रेड्स हो और कोई आप एक इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स किसी एक्टिविटी या स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो तो उसके बेस पे भी स्कॉलरशिप पे दाखिले हो जाते हैं एंड फेडरेशन फिर सपोर्ट भी करती है, राइट सर? डेफिनेटली, बिल्कुल जी। लोकल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में भी इवन स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स हो रही हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो 100% स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं इवन अगेंस्ट द चेस। सर देखिए ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों और इंटरनेशनल लेवल पे भी जिन प्लेयर्स की रेटिंग्स स्टैंडर्ड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने सेट किए हुए हैं, सो जिनकी रेटिंग्स जो हाईएस्ट रेटेड प्लेयर्स हैं, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो टाइटल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ उन प्लेयर्स को भी अपने पास 100% स्कॉलरशिप के लिए, जैसे आपने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में जो चेस बेस पे इंटरनेशनली स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करती हैं। सो हायर एजुकेशन के लिए भी जैसे अभी बता रहे थे कि आप सिर्फ आपको ज़िंदगी में ही काम नहीं आ रही होती, आपको एजुकेशन और अपने करियर डेवलपमेंट के लिए भी चेस आपको बहुत सपोर्ट करती है। और आप ये देखें व्यूअर्स के एट एज 11 कायनात एंड एट एज 9 अमल का माशाल्लाह लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप को मतलब प्रेजेंट करना टू द वर्ल्ड, कम्युनिकेट करने की स्किल्स, ये भी तो व्यूअर्स बहुत मैटर करती है ना। और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत और एक सर्टेन किस्म की ग्रूमिंग करके उनको दुनिया में भेजें, तो चेस इन इट सेल्फ बड़ी ब्रिलियंट ग्रूमिंग करती है। अब आप इस उम्र के बच्चों में बॉस आपको भी पता है कि इस लेवल की गुफ्तगू नहीं आप कर सकते। मेरा बेटा हसन 9 साल का है एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अमल के लेवल का कॉन्फिडेंस शायद उसमें नहीं है, और वो अगर इसी तरह बच्चों की ये जिस तरह ये बच्चे पाकिस्तान में भी कम्पीट करते हैं, इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी कम्पीट करेंगे तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली। सो अमल आपसे मैं जानना चाहूँगी, बल्कि सबसे पहले अमल के अचीवमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड मेडल नेशनल यूथ चैम्पियनशिप 2024 अंडर 8 कैटेगरी, गोल्ड मेडल नेशनल यूथ चेस चैम्पियनशिप 2025, गोल्ड मेडल नेशनल यूथ चेस चैम्पियनशिप 2026 अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी, गोल्ड मेडल इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप 2025, राइट? या तो मेरी बेटी अमल क्या करना चाहती है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं बेटा? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो भी मैं करूँगी मुझे उसमें हाई सक्सेस चाहिए जैसे चेस में। अच्छा, और ये बताओ कि आपको चेस कौन सिखाता है? इसी तरह कोचेस आते हैं? जी, और मेरी मामा और मेरे बाबा भी हेल्प करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अम्मा अब्बा का क्या रोल रहा है इस पूरी चीज़ के अंदर? नॉर्मली वो हमें कोचेस हायर करके देते हैं ताकि हम हायर स्टडी कर ले चेस के बारे में। और मेरी मदर मुझे जब मैं कंफ्यूज होती हूँ मैंने उनको थोड़ा बहुत चेस सिखा दिया है, इनफ टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आपने उनको चेस सिखा दिया है? जी। अच्छा। So sometimes I play with her and most of the time she used the tactics that I taught her on me, but लेकिन मुझे अम्मी बेसिकली चलाकियाँ करती हैं थोड़ी। अच्छा ठीक है, नहीं ना किया करे ना, खुदा का वास्ता है, मतलब उसी की सीखी हुई टैक्टिक। बट एक बात है, अगर आपने चेस सिखाई है तो आपकी वाली टैक्टिक्स ही यूज़ करेगी ना, तो हम सायों की तो नहीं यूज़ करेंगी। तो मेरे ख्याल से अम्मी को मज़ीद चेस प्लेयर्स ढूंढ के दो ताकि वो टैक्टिक्स अपने चेंज करें। ठीक है, मेरे ख्याल से आइडिया ये चलेगा, सही है? हम सोचा कि घर के भी मामलात आपस में सेट कर लेना। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि यहाँ से फेडरेशन कहाँ जाना चाहती है, मतलब आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या है? व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर द फेडरेशन? अभी
क्योंकि आप बहुत पैशनेट हैं अबाउट चेस। देखिए एक पैशन तो बहुत है। सो फेडरेशन जो है वॉल्टियर वर्क कर रही है बेसिकली, और हम चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया के अंदर चेस जिस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खेली जा रही है, सो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ जाके अपने मुल्क के परचम को जो है वो रोशन कर सकें, अचीवमेंट्स ला सकें। जो टाइटल्स दुनिया में चेस के अगेंस्ट अवार्ड किए जाते हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी विन करें। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जब दुनिया के फ्लैग्स किसी इवेंट में लगे होते हैं और जब आप वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, वही बहुत बड़ा ऑनर होता है। और फिर जब आपको स्टेज पे विक्ट्री के साथ कॉल करते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट इमोशंस। बिल्कुल। तो फेडरेशन भी यही चाहती है कि एक तो हम इसका जो वॉल्यूम है इसको ग्रो करें। जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ एक्सेस नहीं है प्लेयर्स को मेन सिटीज़ में आने के लिए, अगर सपोर्ट हो तो फेडरेशन उन एरियाज़ में भी इवेंट्स कंडक्ट करके टैलेंट आप फंड ये कर देखिए सकती जैसे है। स्नूकर का में हमारे मुल्क का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आया, लेकिन वो कोई एक खरबपति अरबपति आदमी नहीं था। ही वॉज ऑल्सो समवन जो मतलब अगर आप ये बात करें कि मतलब फाइनेंशियल उनका उस तरह से बैकग्राउंड नहीं था कि वो अफोर्ड कर सकें। असल में मसला पता है क्या है सलीम भाई, जो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अपने बेस पे बहुत सी चीज़ें पड़ जाती हैं और कर वो ही पाता है जिसमें हिम्मत होती है, जबकि टैलेंट इस मुल्क में आपको पता है बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और इस किस्म की स्पोर्ट की तरफ अगर हम यंग लोगों को लाना शुरू कर दें, अगर स्कूल लेवल पे भी अगर इतनी चीज़ें कराई जाती हैं, अगर चेस भी सिखाई जाए, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, मैं फेडरेशन की थोड़ी सी अचीवमेंट आपको और बताना चाहता हूँ कि जब फेडरेशन ने 2022 में हमारी फेडरेशन ने चार्ज लिया था, उस वक़्त कोई 500 के करीब एक्टिव प्लेयर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट है, टोटल 500 के करीब जो कनेक्टेड थे थ्रू फीडे आईडीज़ और डिफरेंट उसके साथ। सो अभी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ 7000 प्लस प्लेयर्स एक्टिवली जो 500 से आप 7000 पे ले आए। 7000 प्लस जो हैं वो एक्टिव प्लेयर जो हैं वो चेस और के अंदर एज involved कैटेगरीज होंगे। क्या है सर? डिफरेंट एज कैटेगरी, मतलब किधर से किधर तक? आप अंडर 6 से लेकर 70-80 इयर्स ओल्ड तक। अंडर 6 भी? यस, अंडर 6 के प्लेयर, विच इज़ बाय द वे द आइडियल एज व्यूअर्स। इन बच्चियों ने बिल्कुल राइट टाइम पे, और मज़े की बात यह है कि खुद ही इनका इंटरेस्ट था बच्चों का। एंड मैं यहाँ पे इनके पेरेंट्स को ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी सर, बिकॉज देखें बात यह है कि उनका शौक़ था, वो शौक़ ही रहने देते। द फैक्ट दैट उन्होंने इतना बच्चों को अपने इनकरेज किया और ट्रस्ट भी किया आपकी फेडरेशन को, क्योंकि देखें बच्चियाँ हैं उनकी, तो बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ें एक बड़े पॉजिटिव मैसेज भी देती हैं। एंड व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज़ वी हैव गॉट 2 गर्ल्स हियर एज चेस प्लेयर्स। गर्ल्स की क्योंकि लोग अक्सर मेल को कनेक्ट करते हैं चेस के साथ। एग्जैक्टली। सो मैं बताना चाहता हूँ, लाइक मैंने अभी आपको बताया कि यूथ में 12 कैटेगरीज हैं, 6 मेल एंड 6 फीमेल्स। ठीक है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ नो बैरियर इन चेस। इक्वली खेल सकते हैं बच्चियाँ भी, बच्चे भी, बूढ़े जवान, हर एज कैटेगरी के लोग खेल सकते हैं। सो फेडरेशन यूथ पे भी बहुत काम कर रही है। साइमल्टेनियसली सोशल जो हमारे जो स्पेशल AHD वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ जो हैं, मैं एक और भी बात आपको बताना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान की ओपन कैटेगरी में जो विमेन नेशनल चैम्पियन है सैबा शाह, वो एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर उनका वो है, बट उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हंगरी में 4 में टीम गई थी हमारी हंगरी। यस। सो उसमें उनकी एक ज़बरदस्त जो विजिबिलिटी थी उस इवेंट के अंदर, वो एक बहुत यूनिक उनका एक्सपीरियंस था। तो हमारे साथ सोशल वर्क्स के ऊपर भी फेडरेशन बहुत फोकस कर रही है, यूथ पे भी फोकस कर रही है। मतलब हर एक एंगल पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं चेस को सर्किट में लाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, वो हम एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अब इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए मैं आप तीनों से मैसेज लेना चाहूँगी, आप दोनों से, यंग लोगों के लिए। विल स्टार्ट विथ यू कायनात एंड देन अमल, आप भी। जस्ट अ मैसेज फॉर पीपल योर एज, क्या कहना चाहते हो? जी मेरा बेटा। दिस इज़ अ मैसेज फॉर द यंगस्टर्स कि आपने अपने सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है। एंड आपने मेनली फोकस करना है अपॉर्चुनिटीज़ पर, नॉट द चैलेंजेस, क्योंकि जब आप चैलेंजेस पे फोकस करते हैं देन यू गेट डाउन। बिल्कुल सही। एंड यू शुड नेवर गिव अप एंड कीप वर्किंग हार्डर।
बहुत बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। जी मेरी जान, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? If you find an opportunity, grab it. अगर and आपको keep कोई working अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको फ़ौरन ग्रैब कर ले व्यूअर्स। जी जान। hard. Or keep working hard and find your success. बेसिकली हमारे कायद का जो पैगाम था मेरी बेटी ने वही दे दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी तो यही कहते थे ना कि भाई मेहनत करो, फोकस करो, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो और हमारे यूथ को उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो नेशन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी तालीम पे और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है। सो वेल डन गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आप दोनों को करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आमीन। और आप हमेशा इसी तरह, अभी तो नेशनली काम कर रहे हो, इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करो। Thank you. आमीन। जी सर, आपका मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान बहुत एंड short ऑल ही- ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। ओह एग्जैक्टली जी, मैं तो यही कहूँगा कि प्ले चेस एंड एंजॉय योर लाइफ। कि आपको लाइफ में हर एंगल से आपको इंशाल्लाह जब आप चेस खेलेंगे आपको जो आपकी डेली लाइफ के अंदर चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी और अब आप हर एंगल से आपको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। और जो और अगर खेलना सीखना भी चाहते हैं तो फेडरेशन से रब्ता करें। फेडरेशन डिफरेंट जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी टाइम टू टाइम ऑफ़र करते हैं। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू द फेडरेशन इंशाल्लाह। और फेडरेशन की तरफ से यकीनन सपोर्ट भी होगी और इंशाल्लाह इसी सपोर्ट से पाकिस्तान की चेस भी इम्प्रूव होगी। और हमारी जो एक मेन मकसद है हमारा कि दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है वो चेस में रोशन किया जाए, वो इंशाल्लाह उसी से होगा इंशाल्लाह। Thank you so much, Salim. शुक्रिया। And thank you, you brilliant young ladies, and thank you to their parents as well. तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाने से पहले ये आपको टीज़र दे दूँ कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 27 मार्च को बेसिकली वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। अब आप कहेंगे आए हाय, अब ये थिएटर की बात करने वाली है। वो वाला थिएटर नहीं जो आप सोच रहे हैं, जो एक्चुअल थिएटर था, जिसकी वजह से 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI ने इसका आगाज़ किया और तब से ये दिन 1962 से ये दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड थिएटर डे। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया, वर्ल्ड थिएटर डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अब पता नहीं कितना को मनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही थिएटर की बात होती है तो लोगों को हॉल उठने शुरू हो जाते हैं कि आय हाय। इसीलिए मैंने जब ब्रेक से पहले भी बात की तो मैंने कहा मैं उस थिएटर की बात, उस मायूब थिएटर की बात नहीं कर रही जिसके वजह से हमारी थिएटर इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बर्बाद हुई। ऑनेस्टली फिल्म इंडस्ट्री की भी बर्बादी में सर्टन किस्म की फिल्मों का हाथ था, सर्टन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का हाथ था, बट अच्छा पॉजिटिव थिएटर, मतलब जो रियल थिएटर होता है जिसमें अगर म्यूज़िक हो तो वो प्रॉपर म्यूज़िकल थिएटर हो। आपको भी पता है व्यूअर्स मैं क्या बात कर रही हूँ, विदाउट गेटिंग इनटू इट टू मच। उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है टू प्रमोटिंग आर्ट एंड आवर कल्चर एंड ऑफ कोर्स मीडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्योंकि इनको मैं अगर किसी कहूँ कि जी इनका थिएटर से ही सिर्फ ताल्लुक़ है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। हमारे मुल्क में वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने अपने अब्बू के मिशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे साथ हैं साहबजादे रफ़ी पीरज़ादा साहब के जो अपने फादर के मिशन को भी आगे लेके चल रहे हैं और नई और ब्रिलियंट इनोवेशंस भी लेके आए एज अ पपेटियर। एंड देन वो तो चले इनका पैशन और एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने परस्यू किया, बट इस मुल्क को एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कल्चरल प्रमोटर एंड एज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंटरप्रेन्योर इन्होंने इतना कुछ दिया है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे मुल्क की रिकग्निशन की है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सादान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने सोचा था मैं कोई मस्ती वाला इंट्रोडक्शन करूंगी, लेकिन मैंने कितना शरीफ इंट्रोडक्शन किया है। असल में आई बी वेरी ऑनेस्ट, सादान साहब हो गए, उस्मान साहब हो गए, फैज़ान साहब के अल्लाह पाक
दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इमरान साहब हो गए, एंड देन ऑफ कोर्स अब्बा, जिनको मैं तो अब्बा बुलाती हूँ, सलमान पीर, एंड देन देयर सिस्टर्स, आई मीन दिस इंटायर फैमिली। खून का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खून से ज़्यादा इन लोगों ने मुझे प्यार दिया है। पता नहीं मैं, मुझे नलायक में क्या इन लोगों ने देखा। एंड ऑनेस्टली सादान साहब, आप हैं जो मुझे सबसे पहले टीवी पे लेके आए थे, जब आपने पीटीवी पे 4th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल पे मुझसे होस्टिंग करवाई थी। बिल्कुल। मैं 14 साल की थी, मुझे ना कोई अक्ल थी, ना कोई तमीज़ थी, ना कुछ पता था, लेकिन मेरे करियर का आगाज़ का क्रेडिट सादान पीरज़ादा साहब को जाता है। थैंक यू। और माजरत भी आवाम से गलती ही नहीं की है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो एंड अनदर ब्रिलियंट पर्सन। जब हमने आर्ट पे बात करनी हो, कल्चर पे बात करनी हो, अपने मुल्क को कहीं प्रमोट करने की बात करनी हो, तो दिस पर्सन ये फ्रंट ऑफ द लाइन में खड़े होते हैं कि मैं आई वॉन्ट टू डू इट। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल, चेयरमैन हैं ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एन एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर सादान पीरज़ादा सर। आप हमें बताइए कि वर्ल्ड थिएटर डे, इसकी पाकिस्तान में क्या सिग्निफिकेंस है? आई थिंक इट्स सॉरी, क्योंकि जितनी भी ये ट्रेडिशंस हैं, ये एक वेस्ट की ट्रेडिशन है आई वुड से, क्योंकि वहाँ पे थिएटर टूरिज़म के लिए भी बहुत यूज़ होता है। हर इवन इफ़ यू सी वेस्ट एंड, ब्रॉडवे, बर्लिन, पूरी वर्ल्ड में थिएटर टूरिस्ट जाके देखते हैं, तो दे कीप दीज डेज़। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है कि उस दिन को हम याद रखें, जिस तरह हमारी बर्थडे होती है। तो आई थिंक इसकी रेलेवेंस में फेस्टिवल्स होने चाहिए। There should be a lot of funding to celebrate these days. These days should be celebrated. मुझे वो वक्त इतना याद आता है जब रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप, बल्कि द रफ़ी पीर ग्रुप, जब आपको याद है डॉक्टर साहब, जब हम मतलब व्हेन वी वर यंगर, नॉट वेरी वेरी यंग बट यंग इनफ टू रिमेंबर, कि मतलब एक फेस्टिवल लगता था और कोई 70 कैंप्स होते थे और हर टेंट, हर कॉर्नर, हर जगह पे कोई इटली से आया हुआ है, कोई फ्रांस से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ है, और वो अपना थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ पपेट नहीं, शुरू पपेट फेस्टिवल्स हुए थे, लेकिन आपको याद है कि वो पपेट फेस्टिवल्स टर्न्ड इनटू म्यूजिक फेस्टिवल्स। क्या वक्त था वो। एवरीथिंग इज रिलेटेड। थिएटर में म्यूजिक भी है, डांस भी है, पपेट्री भी है। इवन आई वुड से puppeteer is an actor. First you have to be an actor to do puppetry. Exactly. क्योंकि आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है उस चीज़ को। Coming back to theatre. और हमारी यमीना पीरज़ादा is a brilliant puppeteer as well, a next generation में। Yes, and she even did अपना उसने MA in film acting London से। मतलब हर बंदा उनको एज एन एक्टर जानता है, but her passion where she started was puppeteering, and she's a brilliant actor as well. And very very choosy, मतलब हर चीज़ नहीं करती। And having said that about the World Theatre Day, I think पीर साहब की जो एक लेगेसी थी हमारी फैमिली के लिए और इस सब कॉन्टिनेंट के लिए, आई वुड से कि जितना उनका पैशन था टू फ्रॉम he went to study law and he transformed into theatre in Berlin, and in early 20s he went to Berlin, and he was under the mentorship of this amazing ये जो थिएटर, यूरोपियन थिएटर के उसको वो फादर कहते थे, and that was Max Reinhardt, ऑस्ट्रियन अमेरिकन डायरेक्टर प्रोड्यूसर। एंड रफ़ी पीर साहब ने उधर काम किया उनके साथ, 20-25 साल वहाँ रहे, उनकी थिएटर कंपनी में, एक ही थिएटर कंपनी में काम किया। तो जो विजन थी उनकी, वहाँ पे फेस्टिवल्स थे, स्टाइल्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज, जो सारा काम उन्होंने सीखा वहाँ पे, डांस भी सीखा उन्होंने, लैंग्वेज सीखी, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी था
हैमलेट जर्मन में किया। Oh, how wonderful. सो उनकी क्या कैलिबर होगा Who did he कि play in Hamlet? Hamlet. हैमलेट He played Hamlet in Hamlet हैमलेट इन जर्मन लैंग्वेज in German language. एंड उसके बाद जो Hamlet में characters बहुत है ना, just wanted to make sure. हाँ. उसके बाद उनका इंडिया आना, obviously he worked in India for many years in theatre. He started teaching because उनका जो नॉलेज था सारा वेस्ट का नॉलेज विद क्लासिकल एंड वहाँ का जो कंटेम्प्रेरी उसको मिक्स करना ही वाज वेरी हैप्पी टू टीच। इवन उनकी क्लासेस जो पूना में होती थी बिकॉज ये वो जमाना था ना जब थिएटर मेलों में होते थे और छोटे छोटे लगते थे। थिएटर ऑन लार्ज स्केल क्या होते थे उस वक्त सर? यू नो व्हाट आई मीन, जिस तरह के आप लोग करते थे। थिएटर वाज तब रेडियो और थिएटर ही तो था। ओके, फिल्म में जितने लोग गए वो थिएटर से गए। सही। मोस्ट ऑफ द इवन इंडियन एक्टर्स पाकिस्तान से, हमारी फैमिली में से सारे थिएटर में से गए। सब थिएटर से। एंड रफ़ी पीर साहब ने इंडियन नेशनल थिएटर की कंस्ट्रक्शन में काम किया। वाओ। फिर देन जब वो लाहौर वापस आए उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल थिएटर के लिए काम किया। अर्ली थिएटर की सारी टीचिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स, रेडियो को डेवलप करना, ड्रामा एंड मॉडर्न उर्दू ड्रामे की आई वुड से कि ही वाज द गॉडफादर। सही। He was a giant of a person to have that kind of knowledge, and he was very humble person. ये मैंने देखा, सूफी आदमी थे। वो आप सारे ही ऐसे हैं। And नहीं, all every single one of these siblings, it's fascinating कि माशाल्लाह साथ और सब ही इतने मिलनसार, इतने पॉजिटिव और इतने आजिज के इट्स शॉकिंग। आपको लगता नहीं है कि आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं। और जो थिएटर सीन यहाँ पे रहा है पाकिस्तान में, जो बिगिनिंग थी वो पारसी थिएटर से शुरू हुई। Okay. जो बॉम्बे में रूल करते थे। जब पार्टीशन के बाद कराची में वो मूवमेंट शुरू हुई सही। और वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था, जिस तरह स्पॉन्सरशिप्स होती हैं ऑब्वियसली एक और उनका बहुत एलेबरेट थिएटर था जिसमें लाइटिंग, उनका सेट्स, उनके कॉस्ट्यूम्स। तो एंड दैट फिनिश ड्यू टू जब सिनेमा आया, सिनेमा टोक ओवर, यू नो। हाँ, लेकिन ज्यादती हुई ना डॉक्टर साहब। सिनेमा जो है आप थिएटर पे नहीं कर सकते। सिनेमा में आप डांस कर सकते थे, अब आप थिएटर में देखिए। म्यूजिकल थिएटर बड़ा खूबसूरत है। मैंने बार लायन किंग को एक बड़ा शौक था कि मैंने लायन किंग देखना, वो देखा। जाके मैंने फैंटम ऑफ द ओपेरा देखा। ये गाना अगर होता है तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। रैंडमली दो लोग बात कर रहे हैं और कोई बंदा नाचना शुरू कर दे, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर के थिएटर फिल्मों से इंस्पायर हुई है, क्योंकि बाहर की फिल्मों में भी ऐसे नहीं होता। तो ये जो लेकिन जो बेसिकली जो थिएटर है वो एक तरह की नर्सरी है, उसी से फिल्म या बाकी फॉर्म्स डेवलप होती हैं। अगर आपकी थिएटर इंडस्ट्री स्ट्रांग है ना तो बाकी इंडस्ट्रीज उस पर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेरिमेंट से आप सीखते हैं ना। लेकिन यहाँ जो बात मैं सादान साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा था कि हमारे तक रफ़ी पीर साहब जो है ना वो आए हैं थ्रू एक वो इंटरव्यू जो ब्लैक एंड वाइट उनका, बड़े वो कैजुअल चारपाई पे बैठे हुए और वो इंटरव्यू दे रहे, इट्स अ वंडरफुल इंटरव्यू। और फिर वो उनकी जो उनके ड्रामे हैं या उनका जो वो है, लेकिन जो उनका पैशन है या जो उनका एक थॉट प्रोसेस है वो इन लोगों के थ्रू हम तक आता है। और ये जब वो फेस्टिवल लेकर आते हैं, 92 में पहली दफ़ा वो फेस्टिवल होता है, तो हम पहली दफ़ा जाके देखते हैं कि यार ये स्केल होता है। मतलब लाहौर के अंदर इस स्केल का थिएटर हम देख चुके थे या हम कर चुके थे, जो कि हमने फिर दुनिया में जाके देखा कि ऐसा ही होता है यार। तो वो इन्होंने वो लेवल बना दिया। अच्छा लेवल वहाँ बना दिया। लेकिन आप उससे पहले का एक टाइम याद करें जब ये लोग, आई रिमेम्बर मैं छोटी होती थी तो हम आपके पपेट शोज देखने के लिए जाते थे। अलहमरा में होते थे। जी। अलहमरा में होते थे। एंड माय फादर, डैडा मुझे आपा असद को लेके जाते थे। एंड आई कांट टेल यू, हमारी जिंदगी के हफ्ते में एक दफा होता था और हम जाके बांदरों की तरह देख रहे होते थे और हमारा दिल ही नहीं चाहता था कि खत्म हो। अच्छा जुगन, उससे भी पहले ये दोनों लोग सादान साहब और फैजान साहब ये एक पाकिस्तान के टूर पे निकले थे, पता नहीं ये नहीं याद वो क्या था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, वो पूरा इन्होंने पूरा पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान का टूर
इनफैक्ट रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप एक वाहिद इदारा है जिसने पाकिस्तान में ट्रैवल बहुत किया थिएटर के साथ, नौटंकी के साथ, पपेट्री के साथ, और एक दफ़ा नहीं, क्योंकि और ये young थिएटर people इज़ फॉर एजुकेशन ऑल्सो। तो हमारे स्कूल भाई भी आपने ये जो awareness के इतनी लिए- बड़ी कैंपेन की गवर्नमेंट के एंड से, जब आपने डिफरेंट जगहों पे जाके थिएटर जाके अवेयरनेस आई थिंक अबाउट 30 पूरे पंजाब में हमने पूरे पंजाब में थिएटर किया, पपेट थिएटर। और हमारा क्या था वो हम क्या इट वाज फैमिली प्लानिंग पे फैमिली प्लानिंग के लिए किया है हमने, कितना ब्रिलियंट। नारकोटिक्स के लिए किया है हमने, अच्छा नहीं, यूनिसेफ के लिए अच्छा किया नहीं, है। मैं कह रहा हूँ वो कोई आइडियोलॉजी उस पर नहीं, थिएटर होना इटसेल्फ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि एज ए किड जब आप देखते हैं ना उसको होते हुए, वो पपेट्री ये लेकर आए थे और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर थी, और हमने पहली दफ़ा जो उससे इंटरेक्ट किया था ये सेंटर मॉडल में, ये जूनियर इस तरह के स्कूल्स के अंदर, और ये गांव वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ गए, लेकिन इनकी तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो वाली, मेरी नज़र से गुजरी। Even- मैं वाज इन even स्कूल with- व्हेन आई फर्स्ट इंटरेक्ट विद दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं क्या वो है कि हो रहा है, सो वो आपको आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है ना, आप सोचते हैं यार ये वो चीज़ है जो करने की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर क्या करना चाहिए। देखिए हम ना गवर्नमेंट को बुरा कह रहे हैं, हम ना किसी और को कह रहे हैं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि बाहर के मुल्क में भी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती है थिएटर को। व्हाट हैपन्स इज कि फैसिलिटेट किया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर आगे बढ़ता है, और जहां आप दूसरी हज़ारों चीज़ें कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो मुझे नज़र आती है वो ये, जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना, उस एक के जान के पीछे पड़ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। वो जब बर्बाद हो जाती है तो फिर किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं। थिएटर में एज एन एक्टर मैं भी इसलिए नहीं आती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब कभी काम आए भी, क्योंकि बजट के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। भाई घर भी तो चलाना है, रोजी रोटी भी तो कमानी है। सो क्या वो सिस्टम्स हैं जो इन प्लेस किए जाएं ताकि एक तो हमारे फेस्टिवल्स वापस शुरू हों, जो मैं 10 साल से आपके पैर पकड़ रही हूँ बार बार, मिनते तरले, मैं इनके पास कैफे चली गई रायविंड में, कहा खुदा का वास्ता है, उन्होंने कहा हमें कोई हाथ पकड़ाए तो हम करें ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। खैर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम वर्ल्ड थिएटर डे की बात कर रहे हैं और बेसिकली ये मैं जानना चाह रही हूँ कि हम थिएटर को कैसे वापस, रिवाइवल की उसको ज़रूरत नहीं है, वो बैठा हुआ है, यू जस्ट हैव टू रीस्टार्ट इट। तो व्हाट टू डू पे हम बात करेंगे अभी, लेकिन किचन में शेफ़ कनीज़ फातिमा जो है काफ़ी देर से चीज़ें तैयार करके बैठी हैं। हमारे जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल खा रहे थे, दही भल्ले और साथ सर्व किया कैसे के साथ होती है, जिनको एडिशनल डालना होता है, मसाला, सैलड, चटनियाँ, वो भी सब कुछ अलग। थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस यू बेटा। एंड अब ऑफ कोर्स एज यू गाइस नो हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सुपरस्टार सादान पीरज़ादा हैं, एंड देन ऑफ कोर्स another very brilliant personality, a performer in his own right, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। What to do, करें क्या? देखिए हम बात कर सकते हैं थिएटर बहुत अच्छा है, पहले वक्त बड़े अच्छे थे, हुन की करें। जब तक हुन की करी नहीं करेंगे तब तक सिनेमा का जिस तरह रिवाइवल हुआ है हमारे थिएटर का भी रिवाइवल नहीं होगा। वी हैव टू टॉक अबाउट इट। यू नो सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ था। लुक एट व्हाट लाहौर में जितने फेस्टिवल्स हुए हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में नहीं हुए, जिस स्टैंडर्ड के हुए हैं मैचलेस। आई थिंक 16,000 आर्टिस्ट पाकिस्तान आए हैं, जिसमें थिएटर भी था, डांस भी था, म्यूजिक भी था, पपेट्री भी सर थी। आप कितने लोग अब- लेके गए हैं हमारे बाहर पूरी दुनिया में? हम बाहर के फेस्टिवल्स जाके डिज़ाइन करते रहे हैं। हमारी कंपनी ने, रफ़ी पीर ने नॉर्वे में फेस्टिवल्स डिज़ाइन किए हैं, वो 14 साल उनकी हेल्प की है। अब देखना हमने ये कि ये जो टाइम एक गुजर गया है, 2008 में वो एंड हुआ है जब टेररिज्म शुरू हुआ है, लेकिन अब आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। एक मल्टीनेशनल्स ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है आई वुड से, क्योंकि मेरे पास काउंटलेस लोगोज हैं, काउंटलेस नाम हैं जिन्होंने बड़ी
होल हार्टेडली परफॉर्मिंग आर्ट्स में पैसा हमारे फेस्टिवल्स में लगाया, और पब्लिक आई वुड से कि लाहौर की पब्लिक ने उसको होल हार्टेडली आके, दो द टिकट्स वे वेरी चीप, आके उसको अटेंड किया। आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को वापस लाना। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारा कुछ डिजिटल नहीं होता, सारा कुछ फन फेयर्स नहीं होते, सारा कुछ फूड फेस्टिवल्स नहीं होते। ऑल्सो बिकॉज हमारे बच्चे इतने ज़्यादा घरों में बंद हो चुके हैं कि उनको आपस में कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा। आप आजकल के बच्चे देखें सर, वो Because बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इस मनहूस की उनके जान पास ही नहीं वो छोड़ते। बिल्कुल देर ऑन ऑल द डिजिटल, उनकी आंखें ही एक जगह स्टिक हो गई। आई थिंक वी शुड हैव परफॉर्मेंस स्पेसेस को उनको हेल्प करना चाहिए, क्रिएटिव आउटलेट्स बनने चाहिए। सर गद्दाफी स्टेडियम से क्या, एटलीस्ट अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो गद्दाफी स्टेडियम से ज्यादा बेहतर जगह क्या है? वहीं पे बिल्कुल। फेस्टिवल होते थे पर- और वो पूरी जगह आबाद हो जाती थी, रौनक हो जाती थी। अलहम्बरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स को जिस तरह रफ़ी पीर ने यूज़ किया है, जो उसको हम पहले जिस तरह दुल्हन सजती है उसको सजाते थे। यार उसके मतलब बाद- मतलब कोई 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसके दूर से बाद नजर आ रहे होते थे, पूरा ऊपर लहराती हुई वहाँ पे चीजें। हर मुल्क से लोग परफॉर्म करने आए, एंड आई थिंक दैट्स एजुकेशन, दैट्स वो एक व्यू लेके जाते हैं इस और मुल्क के सर बारे में। इस स्टेज पे हमारा मुल्क एक पॉजिटिव इमेज का मोहताज है कुछ हद तक, और वो पॉजिटिव इमेज तभी बनेगी जब इंटरनेशनली लोग आके देख के जाएंगे। वो देख के देखें 100 चले 50 बंदा आया नॉर्वे से, वो देख के गया, वो वापस गया, उसने और जाके 50 ने अगर अपने 4-4 लोगों को भी बताया, 200 बंदे को वहां पता चला, उधर से और 50 और आने के में इंटरेस्टेड हो I गए, think- और आपका कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिर यूनिवर्सिटीज के भी एक्सचेंज शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोई एक दरवाजा तो खोलो। और ये और ये sorry. सारा जी। कुछ हो चुका है बेसिकली, एक दफ़ा तो करके दिखा दिया है इन्होंने। मतलब जैसे मैंने अब बात कर रहे थे कि वहाँ से ही यूथ फेस्टिवल डेवलप हुआ, उसी फेस्टिवल में से, और फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, पंजाब की 14-15 यूनिवर्सिटीज़, 14-15 डिफरेंट इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। अच्छा, जब आप देखते हैं ना कि बाहर से लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं तो वो यूथ सीखता भी है उससे, और कुछ नई फॉर्म ऑफ थिएटर हमें समझ आई। मतलब ग्रेप्स तो हमने देखा ही पहली दफ़ा वहाँ पे, या वहाब शाह वहीं पे पैदा, मतलब डांसर जब बड़े नाम Exactly. है, हाँ वो देखे ना, वहीं आए थे पहली दफ़ा, हमने उन्हें वहीं स्टेज पे, या हम लोग यहाँ, मैं अपने आप को भी देखूँ तो मेरा जो पैशन फॉर थिएटर है वो वहीं से पैदा होता है। मेरी जान, जब आप इस मुल्क के सबसे बड़े और जो माने हुए आर्टिस्ट हैं जिनको लोग अच्छा, ट्रू अब इसमें- आर्टिस्ट कहते हैं, वो निकले ही हाँ, अच्छा, वो रफी फैजान पीर से। साहब का और सदान साहब के जिक्र के बगैर ना हमारा जो कल्चरल सीन है वो अधूरा रहता है। तो बिल्कुल। फैजान साहब की एक ये है कि वो खुद शामिल हो जाते थे। जैसे हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर नहीं कुछ बन रहा तो वो आके बैठ गए, यार लाइटिंग ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे। अच्छा, यू लर्न फ्रॉम दैट। अच्छा, ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, ये जो भी ये पॉलिसी होती है ना, इसमें टू वेज देखना चाहिए। एक तो ये कि लोग आ रहे हैं और आप एक थिएटर प्रोड्यूस करें, दूसरा ये कि आपका यूथ क्या सीख रहा है। नया खून जब आएगा ना किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन है या थिएटर है, जब वो नया बंदा आता है उसके अंदर तो वो नई सोच के साथ आता है। लेकिन तो एक बात- इन्होंने वो दरवाजे खुले रखे थे। और मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, नया बंदा जरूर, लेकिन आप ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब हॉर्स एंड कैटल शो करना था तो सदान पीरजादा के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस स्केल की जो चीज होती है वो संभाल लिए लोग सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही सिर्फ इनके नहीं, पास मैं है। जो बात कर रहा हूँ वो बेसिकली वो सोच है जो फैजान साहब, सदान साहब या एक रफ़ी पीर की एक सोच है कि एक तो वो लोग आ रहे हैं, एक हम हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के, दूसरा ये है कि हमने कुछ नए लोग भी तैयार करने हैं। जैसे आप भी पहली दफ़ा कह रही ना, वहीं पे कर रही थी थिएटर, या वहीं से लोग अगर ये निकल ना गए। करते, ये हाँ। मेरे अब्बा से ना इजाजत लेते, ना उनको कहते कि भाई हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारे घरों में भी तो उछलती तो वो कूदती जो है, तो हॉर्स एंड भेज कैटल दो उसको शो- यहाँ पे। वो जो हॉर्स एंड कैटल शो इन्होंने किया, वंडरफुल, अमेजिंग, लेकिन उसमें जो कमाल बात थी वो ये थी कि आपने उसको सस्टेनेबल भी किया। अगर अगली दफ़ा देंगे, करेंगे कुछ और, यानी वो फैलती है चीज़, अगली दफ़ा कुछ नए आइडियाज़ के साथ आती है। जब आप उस तरह के लोगों को एंगेज नहीं करते उस प्रोसेस में, क्योंकि जो सीनियर आदमी है ना, उसको आपने ये नहीं कहना कि तुम ये बनाओ, उसको तुमने कहना है तुमने मैकेनिज्म डेवलप करके दो, यार ये कैसे होगा, सस्टेनेबल कैसे होगा, कैसे हम Sustainable करें, कैसे होगा? वो काम है ना, वो करते हैं और वो कर रहे हैं। और यंग बंदे से काम लेना कैसे है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ पे ज़रूर अपना गिला शेयर करूँगी कि देखिए व्यूअर्स, पहले भी जब होता था ना फेस्टिवल, गवर्नमेंट स्पेस देती थी और एक सर्टेन लेवल ऑफ सपोर्ट देती थी, क्योंकि वो फ्री फेस्टिवल होता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह टिकट नहीं होता था,
आप मुफ्त में जाते थे, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता था कि व्यूअर्स हर बंदा फिर जा सकता था, फिर सिर्फ जो लोग जैसे कि मैं हो गई या अहमद भाई हो गए या सादान, एक सर्टन पैसों वाली सिचुएशन वाले नहीं लोग जाते थे, हर बंदा, हर एज ग्रुप का, हर बैकग्राउंड का, अगर एक बच्चा सफाई वाले का भी बच्चा है तो वो भी आता था, उसका बाप भी आता था, फैमिली भी आती थी, तो गवर्नमेंट की वहाँ सपोर्ट थी। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर खुद कहता था, खुद आके कहते थे बॉस हमें अपने 2-4 बिलबोर्ड्स लगाने हैं, हमने भी इन्वॉल्व होना है। सो माय पॉइंट इज कि कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इतनी CSR एक्टिविटीज करता है और आप इतना ज्यादा सेल्फ प्रमोशन करते हैं, तो बीच में क्या आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मुल्क की पॉजिटिव इमेज देना सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वेल्स लगा खोद देना या ये कर देना, वो भी है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लोग आए भी तो हमारे मुल्क, टूरिज्म भी तो हो। एंड में सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई थिंक इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को कभी भी किसी फॉर्म ऑफ आर्ट से मत रोकें। मैंने देखा है कि वो यूनिवर्सिटी में अगर कोई चीज़ पिक कर लेते हैं या कोई म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा उनका ध्यान जाता है या कोई डांस की तरफ ध्यान जाता है, पेरेंट्स रोक लेते हैं कि ये क्या, अब ये क्या करने लगे, वो डर जाते हैं। सो मत डरें। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। आई थिंक कोई भी चीज़ जो बच्चे के अंदर मैं सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, एंड आई थिंक डोंट स्टॉप देम, लेट देम बी। थैंक यू सो मच। इससे हमारी नई जनरेशन, क्या पता इसमें से कितने और स्टार्स निकलें, कितने हम जैसे लोग निकलें। और एक चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि जो थिएटर है या कोई भी आर्ट फॉर्म है, उसको ये जो बात करे बड़ी अहम इसलिए है कि उसको एक्सप्रेशन के लिए स्पेस चाहिए, और वो जो आइडियाज़ हैं तनव्वो उनमें आता ही तब है, या उनमें ग्रोथ आती ही तब है जब आप वो स्पेस देते हैं अपने बच्चों को। तो वो स्पेस देंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा और पूरा कल्चर हमारा ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि हमारी थिएटर इंडस्ट्री को भी वो वाली वैल्यू और इम्पोर्टेंस दी जाए और उसके ऊपर इतना ही फोकस के साथ काम किया जाए जितना सिनेमा के ऊपर आजकल काम हो रहा है। व्यूअर्स, हर एरिया इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो इस चीज़ का भी बड़ा दुख होता है कि हम अपने रेडियो को वो वाली वैल्यू और सिग्निफिकेंस नहीं देते, तो देनी चाहिए। हम रेडियो डे पे इसी बात का रोना रोते रहते हैं। सो व्यूअर्स, आप भी अपना हिस्सा डालें, हम भी डालेंगे, आवाज़ उठाएं कि हमें थिएटर वापस चाहिए। वी वांट रिवाइवल ऑफ थिएटर। मे बी उसी के बेस के ऊपर हमारा थिएटर वापस उस स्केल पे आ जाए जिस पे एक दफ़ा था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।